यूएफसी का वन ऑफ द मोस्ट हाईली एंटिसिपेटेड कार्ड आने वाला है यूएफसी 280। और यूएफसी 280 में आज हम बात करेंगे को मेन इवेंट की। बैंटम वेट कैटेगरी के अंदर एक से एक फाइटर की एंट्री हो चुकी है और सबकी फॉर्म ऐसी है कि कोई भी किसी को भी किसी भी टाइम पर किसी भी तरीके से हरा सकता है। तो सबसे पहले नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी मेरे बड़े भाई? और आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि आज की इस वीडियो में हम को मेन इवेंट को काफी डीपली ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ यूएफसी को हिंदी में देखते हैं और ऐसी क्वालिटी आपको सिर्फ हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप यूएफसी के हर फाइट का डीप एनालिसिस चाहते हो, करंट न्यूज चाहते हो और अपनी नॉलेज को भी एनहांस करना चाहते हो, और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, लाइक भी करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं कि एल्जामिन स्टर्लिंग वर्सेस टीजे डिल्शा, इनको टीजे किल्शा भी बोला जाता है क्योंकि ये डेंजरस प्लेयर है। कौन जीतेगा और कैसे जीतेगा, मैं आप लोगों को बताऊं कि कई ऐसी फाइट होती हैं जिनमें फाइटर्स को पिक करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप कैजुअली पिक करने को बोले तो कोई भी कर देगा, लेकिन अगर आप निष्पक्ष होकर, यानी कि बिल्कुल साइड में अपनी फीलिंग्स को रखकर अपने दिमाग को यूज करके फाइट को ब्रेक डाउन करें, तो आपको ये फाइट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि ये वीडियो ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एल्जामिन स्टर्लिंग और टीजे डिल्शा की जो को मेन इवेंट है यूएफसी 280 में हिंदी में पूरा एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों को पता है कि जो हमारा फाइट एनालिसिस होता है वो कैसे शुरू होता है, एक एक माइनर डिटेल के ऊपर ध्यान रख के। चलिए सबसे पहले हम जो है एल्जामिन स्टर्लिंग को देखते हैं। देखिए एल्जामिन स्टर्लिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टर्लिंग अभी करंट में चैंपियन है। जब पहले पीटर यान के अगेंस्ट इनकी पहली फाइट थी तो इनको जब डिस्क्वालिफिकेशन के थ्रू जो है बेल्ट मिल गई थी तो इनको कोई चैंपियन मान नहीं रहा था। लेकिन उस वक्त इन्होंने ये कहा कि मेरा फाइट कैंप अच्छा नहीं था, मेरा वेट कट काफी खराब था, जिससे मेरी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं थी और जैसा मैं था उसका 10% भी मैं पहली फाइट में नहीं दे पाया था। लेकिन हम सबको क्या लग रहा था, झूठ है। देखो सच्चाई बता रहा हूं मैं। लेकिन जैसे ये सेकंड फाइट में पीटर यान के खिलाफ आया तो इसने काफी सारी इंप्रूवमेंट की अपने गेम के अंदर। इसने पहली बात तो ये कि स्ट्राइकिंग को डील करना सीखा, अपने स्टैंड अप को बेटर किया, उसके साथ साथ इसकी जो ग्रैपलिंग और रेसलिंग है उसके बेस को और मजबूत किया इसने। अब इसके करियर की तरफ देखते हैं। सबसे पहले पूरे करियर में अगर हम देखें तो इसने 24 फाइट लड़ी हैं। 24 फाइट के अंदर से 21 फाइट ये जीता है, यानी कि विन को अगर मैं यहां पर देखूं तो विन देखिए 21 विन है, लॉस सिर्फ 3 है। तो आप लोग इसे जर्नीमैन नहीं कह सकते। जर्नीमैन का मतलब है जो 2 मैच जीता 3 हार गया, फिर 1 जीता 2 हार गया, यानी कि जो मतलब काम चलाऊ सा है, बेस्ट फाइटर नहीं है। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल हाई लेवल चैंपियन है। ये बैंटम वेट के चैंपियन है जो कि 135 जो है एलबीएस, यानी कि 61 किलो की कैटेगरी है। तो यहां पर ये जो 21 विन है और 3 लॉस हैं, इनके थ्रू ही आपको पता लग जाएगा कि अगर एल्जामिन स्टर्लिंग के जीतने के चांस है तो कैसे हैं और अगर हारने के चांस है तो कैसे हैं। विन से ज्यादा जो लॉस होती है उनसे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए कैसे, ये जो 3 लॉस हैं ये एल्जामिन स्टर्लिंग के फाइटिंग स्टाइल और इस फाइट में जीतने के चांसेस को पूरे तरीके से आपके सामने खोलकर रख देगा। 3 जो इनकी हार हैं वो सबसे पहली हार है इनकी, याद रखना, पहली हार जो थी वो स्प्लिट डिसीजन से थी, यानी कि ये हारे कैसे हैं, डिसीजन से हारे हैं। 3 में से पहली फाइट डिसीजन से हार गया, दूसरी फाइट भी डिसीजन से हारा, यानी कि 3 में से 2 फाइट ये डिसीजन से हारा है। लेकिन वो डिसीजन थे कैसे, ध्यान से देखो, स्प्लिट डिसीजन थे, यानी कि इसकी जो 3 में से जो 2 लॉस हैं, 3 में से जो इसकी 2 लॉस हैं वो हुई ना हुई बराबर हैं।
क्योंकि 3 में से एक जज तो ये मानता ही था कि एल्जामिन स्टर्लिंग जीता है। तो डिसीजन में भी अगर ये हारता है तो स्प्लिट रहता है, डिसीजन से इसके हारने के चांस भी आप नामात्र ही मानो। अब उसके बाद जो इसकी लेटेस्ट थी जो डिफीट, वो मार्लन मोरायस के खिलाफ थी 2017 में नी से नॉकआउट। यानी कि 3 में से 2 स्प्लिट डिसीजन और 1 नॉकआउट। ये इनकी हारने की जर्नी है, लेकिन इनके जीतने की जर्नी देखो तुम। अभी 21 में से इनके जीतने की जर्नी को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 21 में से नॉकआउट से सिर्फ 10% चांस है। तो नॉकआउट से इसका जीतना नामुमकिन है। नामुमकिन तो हम नहीं कह सकते किसी भी चीज को, लेकिन बहुत ज्यादा कम चांसेस है इस चीज के। टू बी वेरी रियलिस्टिक, कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं होती इस पृथ्वी पर। सबमिशन को देखें तो 38%, यानी कि 21 में से 8 सबमिशन और 10 डिसीजन, यानी कि 48% डिसीजन से जीतता है और 38% सबमिशन से। तो अगर एल्जामिन स्टर्लिंग जीतेगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो चांस बनते हैं वो डिसीजन के बनते हैं या फिर चॉक आउट करने के। लेकिन जब मैं टीजे डिल्शा के बारे में आपको बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि जो उनका रेज्यूमे है वो भी उतना ही तगड़ा है। क्योंकि जब मैं टीजे डिल्शा के बारे में बताऊंगा तो ये कहना पड़ेगा मुझे कि 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, यानी कि बैंटम वेट चैंपियन 2 बार बन चुके हैं और उसके पास मौका है कि तीसरी बार बन जाए हिस्ट्री क्रिएट करने का। और उसके अलावा आपको कहना चाहता हूं कि इसकी 3 लॉस हैं, तो टीजे डिल्शा के सिर्फ 4 लॉस हैं। और उन 4 में से जैसे इसकी 3 में से 2 स्प्लिट डिसीजन है ना, वैसे ही उसके 4 में से 2 स्प्लिट डिसीजन है। तो आप सोचकर देखो कि कितनी बराबरी की टक्कर है यहां पर। तो यहां पर तुम देखो कि इसके मैक्सिमम चांस कैसे रहेंगे जीतने के। इसके मैक्सिमम चांस रहेंगे कि पहला जो राउंड है उसमें शुरुआत में ही कूद जाओ किसके ऊपर, टीजे डिल्शा के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसको थकाओ, वियर आउट करो। क्योंकि टीजे डिल्शा के लेवल का स्ट्राइकर एल्जामिन स्टर्लिंग नहीं है। ये काउंटर स्ट्राइकिंग करता है थोड़ी बहुत, लेकिन इसका जो मेन बेस है वो रेसलिंग का है। तो शुरुआती राउंड में अगर शुरुआत में ही ये जो है एकदम से, जैसे खमजत चिमाएव जो थे वो शुरुआत में ही जो है एकदम से अटैक करते हैं, ऐसे अगर ये एकदम से अटैक करके वियर आउट करे, थकाए उसको, तो स्लो हो जाएगा। अब देखो एक चीज मैं कहना चाहता हूं, टीजे डिल्शा पहले इलीगल सब्सटेंसेस लेता था, यानी कि कुछ पाया है उनके शरीर के अंदर जिससे कि सीक्रेट जूस जो था उनका वो बंद हो गया है। अब तो पहले जैसी पावर तो अब नहीं है, लेकिन 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है और उनकी बॉक्सिंग बिल्कुल हाई लेवल की है। जब कुछ भी हो जाए ऑन टू द योर फेस रहेंगे वो, जब भी स्टैंड अप फाइट होगी। तो पहले राउंड में उनके स्टैंड अप गेम को एक्टिवेट ही ना होने दिया जाए जब तक वो उनकी बैटरी 100% चार्ज है। यानी इसका मेन मकसद ये रहेगा कि टीजे डिल्शा की जब तक 100% बैटरी चार्ज है पहले राउंड में, तब नॉकआउट नहीं होना है। क्योंकि इसकी एक जो लॉस है रिसेंटली वो भी नॉकआउट है, और टीजे डिल्शा नॉकआउट करने के तगड़े आर्टिस्ट हैं। तो पहले राउंड में इसको खुद डोमिनेट करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे तैसे सर्वाइव करना पड़ेगा और उसको थकाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा चांस होंगे कि हर राउंड में टेक डाउन करे और ये डिसीजन से जीत जाए, नहीं तो बहुत ज्यादा थक जाए तो लेटर राउंड्स में चौथे या 5वें में उसको चॉक आउट करे। क्योंकि नॉकआउट सिर्फ इसके 21 विन में से 2 हैं, तो इसके चांस इतने ज्यादा नहीं बनते हैं। तो अब बात करते हैं 2 टाइम चैंपियन की। 2 टाइम चैंपियन टीजे डिल्शा। अब देखिए टीजे डिल्शा जो है एक ऐसे प्लेयर हैं जो थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं, और इसने क्या किया है, इसने ले ऑफ लिया है। यानी कि ये काफी टाइम के बाद रिटर्न किया इन्होंने, पीछे कोरी सैंडहैगन के साथ। और कोरी सैंडहैगन के साथ जो इनकी फाइट थी वो भी स्प्लिट डिसीजन थी। और कई ऐसे फाइटर ये भी सोचते हैं कि उस फाइट में कोरी जीत गया था, ये नहीं जीता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप स्ट्राइक को देखोगे, अगर आप वॉल्यूम देखोगे, यानी कि अगर नंबर ऑफ स्ट्राइक्स लैंडेड देखोगे तो इसके ज्यादा थे। अब इसके करियर की तरफ देखते हैं। ये 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है बैंटम वेट का, यानी कि 2 बार चैंपियन बना है। इसके करियर में 21 फाइट हैं, 21 में से 17 बार जीता है और 4 बार ये हारा है। 21 में से सिर्फ 4 लॉस हैं। अब ये जो 4 लॉस हैं इसमें बड़े ध्यान से देखो, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। ये चीज अगर तुमने समझ ली तो तुम मुझसे एग्री हो जाओगे कि कितना क्लोज मैच है ये।
पहली जो इसकी लॉस थी वो टीकेओ से थी। किससे? टीकेओ से, जॉन डॉसन से। दूसरी इसकी लॉस थी डिसीजन से, और वो स्प्लिट डिसीजन था। तीसरी लॉस भी डिसीजन से, और वो भी स्प्लिट डिसीजन। और चौथी किससे? नॉकआउट से, टीकेओ से, पहले राउंड में। देखो इसकी लास्ट लॉस हेनरी सेहूडो से थी, पहले राउंड में सिर्फ 32 सेकंड में नॉकआउट हो गया था। तो यहां पर तुमने ये देखा कि इसकी डिसीजन की लॉस तो है, लेकिन कैसी लॉस है डिसीजन की? स्प्लिट डिसीजन। यानी जैसे यहां पर तुमने एल्जो को देखा था, तो एल्जो की भी यहां पर डिसीजन से 2 लॉस हैं, वो भी स्प्लिट हैं। इसकी भी 2 लॉस है, वो भी स्प्लिट है। देखो कितनी कांटे की टक्कर चल रही है। लेकिन तुमने एक चीज देखी यहां पर, एक चीज ये देखी कि लास्ट में ये नॉकआउट हुआ है, लेकिन एल्जामिन स्टर्लिंग नॉकआउट के लिए इतना जाना नहीं जाता बिल्कुल भी। तो यहां पर तुमने एक चीज देखी होगी कि विन अगर देखे 17 में से, तो 17 में से लगभग आधी विन, सोचकर देखो 17 में से आधी विन यानी 47% जो विन है, 8 विन वो नॉकआउट से हैं। यानी कि अगर तुम देखोगे तो इसका रेज़्यूमे उससे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। करियर तो एक जैसा दिख रहा है कि वो एक लास्ट में वो भी नॉकआउट हुआ है, लास्ट फाइट जो हारी थी ये भी नॉकआउट हुआ है, लेकिन लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत अलग है। जो कंपटीशन टीजे डिल्शा ने फेस किया वो अलग था। और यहां पर तुमने देखा कि वहां पर रेसलिंग हैवी गेम है, लेकिन यहां पर स्टैंड अप गेम है। रेसलिंग इतनी नहीं है, स्ट्राइकिंग गेम है। तो यहां पर 47%, 17 में से 8 विन सिर्फ नॉकआउट और टीकेओ से हैं। सबमिशन से 18% विन है। कितनी? 18%। और डिसीजन से 35% विन है। तो यहां पर तुम एक चीज देखो कि अगर टीजे डिल्शो पहले राउंड में एल्जामिन स्टर्लिंग को चोट पहुंचाता है अपनी स्ट्राइकिंग से, तो तब इसके चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे उसको नॉकआउट करने के। क्योंकि देखो तुम यहां बड़े ध्यान से कि इसकी जितनी भी लॉस है ना वो टीकेओ से हुई है। देखो यहां पर एक स्टैट कितना क्लियर दिखता है कि इसकी जो लॉस हैं वो टीकेओ से 33% है। कितनी? 33%। और यहां पर जो टीजे डिल्शो की विन्स हैं वो सबसे ज्यादा टीकेओ से हैं। तो एल्जामिन स्टर्लिंग को टीजे डिल्शो की स्ट्राइकिंग से पहले राउंड में बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि पहले राउंड में नॉकआउट हो चुका है। पिछली बार हार जो हुई थी एल्जामिन स्टर्लिंग की वो पहले राउंड में नी से ही हुई थी, मोरायस से। तो ये आपको समझना जरूरी है। उसके बाद एक चीज तुमने देखी कि डिसीजन में ये भी स्प्लिट से हारा है, वो भी आ रहा है। और सबमिशन से अगर इसकी लॉस देखे तो एक भी नहीं है। एल्जामिन स्टर्लिंग की सबमिशन से विन देखो कितनी ज्यादा है। इतनी ज्यादा? 38% है। सबमिशन से 38% विन है, 38%। लेकिन जो सबमिशन से लॉस है वो एक भी नहीं है टीजे डिल्शो की। तो यहां पर जो चांस बनेंगे टीजे डिल्शो के नॉकआउट करने के चांस बनेंगे अर्ली। अगर नॉकआउट नहीं होता है तो फिर सबमिशन के चांस बनना मुझे लगता नहीं। लेटर में बन जाए तो ठीक है, चौथे पांचवें में, क्योंकि आज तक सबमिट नहीं हुआ है ये। बिल्कुल सबमिशन के चांस नहीं लगते मुझे। एल्जामिन डिसीजन से जीत सकता है। अब इतनी कांटे की टक्कर है कि मैं एकदम से कोई नाम आपके सामने थ्रो नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरी फैमिली है। बेशक छोटी है मेरी फैमिली, लेकिन हम आपस में, आपने एक चीज देखी होगी, हम कोई भी फाइट को जब रिव्यू करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हर एक चीज को देखकर हवाई बातें नहीं करते, हर एक चीज को डिस्कस करके हम किसी जो है फैसले पर पहुंचते हैं। तो अगर मैं एक्सपीरियंस देखूं तो मुझे टीजे डिल्शो का पलड़ा भारी लगता है, लेकिन अगर मैं करंट सिचुएशन देखूं तो उसमें एल्जामिन का पलड़ा मुझे भारी लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपने लाइफ की बेस्ट शेप में है। और जब तुम इन दोनों को देखोगे तो 1 इंच की हाइट एडवांटेज उसके पास है, रीच एडवांटेज उसके पास है। और उसके अलावा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो स्ट्राइकर जो है थोड़ा सा ढलान पर आ जाता है, लेकिन रेसलिंग बेस वाले फिर भी अपना काम चला लेते हैं। तो अभी आज के टाइम पर ओड्स क्या कह रही हैं वो देख रहे हैं।
वो देखते हैं अपने रिजल्ट पर पहुंचने से पहले, है ना। ओड्स देखते हैं, क्योंकि आपको पता है हम बैटिंग ओड्स को भी एक बार जज करते हैं कि किस तरीके से चल रहा है। देखो, को हेडलाइनर यानी कि को मेन इवेंट है, और इसमें एल्जामिन स्टर्लिंग जो है वो टाइटल डिफेंस करने की सोचेगा सेकंड बार, क्योंकि पहली बार पीटर यान से डिफेंड किया, अब इसके हराने के बाद एक सेकंड रूबी चाहता है कि बेल्ट के अंदर लग जाए। जितनी बार भी टाइटल डिफेंस होता है ना, तो उतना ही चैंपियन की जो बेल्ट होती है ना, उसकी जो स्ट्रैप होती है उस पर एक रूबी लगा दिया जाता है। तो आप इजराइल अडेसानिया की बेल्ट देखेंगे तो काफी रूबी लगे हुए हैं। वो बता भी देगा कि ये रूबी किसको हराने के बाद मिला था, वो रूबी किसको हराने के बाद मिला था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो यहां पर तुम देख रहे हो कि फेवरेट कौन है, फेवरेट है एल्जामिन स्टर्लिंग यहां पर, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखें कि अंडरडॉग कौन है, अंडरडॉग है टीजे डिल्शा। तो यहां पर फेवरेट एल्जामिन स्टर्लिंग है और अंडरडॉग टीजे डिल्शा है। मेरी फाइनल प्रेडिक्शन ये है कि ये बहुत ही क्लोज कंपटीशन है, ये किसी भी तरफ जा सकता है। लेकिन अगर करंट की सिचुएशन अगर देखी जाए तो ज्यादा चांस बनते हैं एल्जामिन स्टर्लिंग के। आपका क्या रिव्यू है इस कांटे की टक्कर को लेकर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और हां, UFC 280 में हमने जो मेन इवेंट है चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस जो आप इस्लाम मखाजे, उसको डीपली डिस्कस किया है। उसके बाद को मेन इवेंट को भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब कल एक वीडियो आएगी आपके लिए जिसमें हम एक और मेन फाइट को डिस्कस करेंगे, जो कि शॉन ओमैली वर्सेस पीटर यान होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट है, क्योंकि इससे या तो पीटर यान काफी पीछे चला जाएगा, या फिर शॉन ओमैली की जो हाइप ट्रेन है वो अलग ही गियर में चली जाएगी। आगे टाइटल शॉट भी मिल सकता है उसे, लेकिन अभी कोई टॉप 10 फाइट उसने की नहीं है। तो ये सारी बातें हम जो है कल के लिए रखते हैं। तो आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि हिंदी के कंटेंट UFC के लिए आपको नहीं मिलते, या जो आपको मेरा कंटेंट हिंदी में मिल रहा है वो अच्छा है, तो लाइक कीजिए। आपका ही चैनल है ये मेरा चैनल नहीं है। जो हमारी फैमिली UFC हॉटबॉक्स हिंदी जो हिंदी में वीडियोस लेकर आती है, वो आपकी वजह से पहचानी जाएगी, अगर कभी पहचानी जाएगी तो। और जितना रिस्पॉन्स आप लोगों ने मुझे दिया है, यानी कि मैंने एक अननोन होते हुए वीडियोस डाली, कोई फैन बेस नहीं, कोई वो नहीं, लेकिन उसके बाद भी 30 लोग मुझसे जुड़े हैं अभी। और जिस तरीके से उनके मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है बड़े भाइयों, जिस तरीके से आप लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। और मैं अपने आप को बेटर करता रहूँगा धीरे धीरे। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि जिस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो इक्विपमेंट या फिर वो सारी चीज़ें मेरे पास हैं जो बाकी नहीं, मतलब अभी बन रहे हैं इस लेवल पर। तो ये मैं कुछ ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं मानता, ये तो ऊपर वाले की दया है। लेकिन जो आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है। और मैं इस क्वालिटी से भी मतलब कि अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरी जो वीडियोस आपको भी देखने को मिलेंगी आगे आगे, मैं अपने आप को इम्प्रूव करता रहूँगा, वीडियो क्वालिटी इंप्रूव होती रहेगी, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट मैं यूज़ करता हूँ वो भी टॉप नॉच होते रहेंगे। सिर्फ आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है मुझे, और जो मुझे मिल भी रहा है आपके प्यारे प्यारे कमेंट से। तो अगर आपको पसंद आया हो और आप अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हो, तो शेयर कीजिए चैनल को, उन सभी दोस्तों तक पहुंचाइए जो UFC में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप ग्रुप्स में ऐड हैं तो वहां पर भी चैनल को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग जो हिंदी में UFC को देखते हैं, पसंद करते हैं, जिनकी लैंग्वेज हिंदी है या हिंदी से मिलती जुलती है, या जो हिंदी को समझते हैं, एक ही हम परिवार हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा ये वीडियो कैसी लगी और आपके हिसाब से जीतेगा कौन। टेक केयर दोस्तों, खुदा हाफिज, ख्याल रखो अपना।